हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बीएफएम के फर्स्ट चैप्टर का कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम आज के इस क्लास में क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं और फिर एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या आज कवर होने वाला है। सबसे पहला चीज है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट। क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं जो कि एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए होते हैं। दूसरा, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म आपको एक आधार स्तंभ है इस आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए, और जो इसमें वर्ड्स यूज होंगे वो आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे रेडी कैश क्या होता है, फॉरेक्स डील्स किस किस तरीके से होते हैं, टॉम क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, ये सब चीज देखेंगे। साथ ही फॉरवर्ड मार्जिन्स के बारे में समझेंगे कि प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होते हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रीजंस, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। तो रीजंस जो है वो तीन तरह के हैं बेसिकली। पहला है फंडामेंटल रीजन, दूसरा है टेक्निकल रीजन, और तीसरा है हमारा स्पेक्यूलेशंस। फंडामेंटल रीजन, टेक्निकल रीजन और स्पेक्यूलेशंस। फंडामेंटल रीजन बेसिकली 6 तरीके के होते हैं और उसको हम लोग एक एक करके अभी देख रहे हैं। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपको आ जाता है, और इसको आप लोग बहुत गहराई में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सीधा सीधा सा क्वेश्चन आता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे वो इन टॉपिक से हो सकता है कि भली भांति परिचित होंगे, लेकिन जो व्यक्ति कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर सीआईबी को एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं और बहुत टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं रखना चाहते हैं, तो उनको बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए कि जो फैक्टर्स हैं वो 3 तरह के हैं, फंडामेंटल रीजन है, टेक्निकल रीजन है और स्पेक्यूलेशन है। फंडामेंटल रीजन 6 तरीके का मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे अंदर तक हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ यह समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से करेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या करेंसी एप्रिसिएट करेगी या डेप्रिसिएट करेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके का होगा। तो देखिए, अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो तो करेंसी एप्रिसिएट करेगी, करेंसी एप्रिसिएट करेगी, ठीक है। और अगर वहां का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में हो तो वहां की करेंसी वीक हो जाएगी, वीकेंस हो जाएगी, यानी वीक हो जाएगी। सीधे सीधे बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर किसी कंट्री का सरप्लस हो तो करेंसी एप्रिसिएट करेगी। दूसरा चीज देखते हैं फंडामेंटल रीजन का, हमारा दूसरा चीज है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। देखिए, किसी कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो, ठीक है, किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो जाए तो वहां पे इंपोर्ट भी ज्यादा हो जाएगा। मानते हैं इस बात को?
अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपको हाई करना है अपने कंट्री का, तो यानी कि आपके पास दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या सबसे आगे वाली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उसके लिए आपको वर्ल्ड के तरह तरह की सभी जगह से वो प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, और एकदम से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो जाना किसी देश के लिए का मतलब है कि वहां की करेंसी अब बहुत ज्यादा एप्रिसिएट नहीं करने वाली है। तो एक लिमिट तक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होनी चाहिए, उससे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी हानिकारक होता है। तो सीधा सीधा सा लिखा हुआ है कि हाई ग्रोथ रेट लीड्स टू राइज इन इंपोर्ट्स एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी कि वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल कर जाएगी। ये अगर हाई हो जाए तो वैल्यू ऑफ करेंसी लो हो जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बाद दो हमारी पॉलिसीज भी इस पे इफेक्ट डालती हैं, फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में कौन तय करता है? गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्सेस पर कंट्रोल करती है, टैक्सेस ज्यादा या कम कर सकती है। अगर टैक्स कम कर दे गवर्नमेंट तो लोग उस टैक्स जो बचेगा तो उसका खरीदारी करेंगे, यानी कि इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी करेंसी पे पड़ेगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन तय करता है? आरबीआई। यानी कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू क्या करता है कि वहां का करेंसी का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन तय करता है। और किसी भी देश का सेंट्रल बैंक यानी कि जो भी हो, आरबीआई हमारे यहाँ का जो है, वो अगर अच्छे डिसीजन लेता है, अच्छा काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ की करेंसी अप्रिशिएट करेगी। अब जो लोअर अगर हम टैक्स करते हैं, देखिए क्या है, अगर टैक्स लो कर दिया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट से मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा करेंसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इन दोनों चीजों के बारे में समझ लीजिए। अब इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहां पे दो चीजें हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट हम कहीं भी किसी भी देश का इंटरेस्ट रेट अगर हाई कर दें, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को अगर हाई कर दें, तो वो ओवरसीज कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आपकी इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया जाए तो कहीं दूसरी जगह के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे, और वो डोमेस्टिक कैपिटल को, या फिर हमने कहीं एफडी में पैसा अपना लगाया और उस एफडी से हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा, तो हम डोमेस्टिक के गुड्स को भी परचेज कर सकते हैं इजिली, यानी जहां की वैल्यू करेंसी ज्यादा होगी वहां का भी परचेज किया जा सकता है। तो हाई इंटरेस्ट रेट टेंड टू अट्रैक्ट ओवरसीज कैपिटल को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और करेंसी क्या होगी, शॉर्ट टर्म के लिए एप्रिसिएट करेगी। समझ रहे हैं, यहां पे चीजों को समझिए, दो पॉइंट है। शॉर्ट टर्म के लिए करेंसी एप्रिसिएट करेगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई किया जा रहा है और ओवरसीज कैपिटल हम ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह कर रहे हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारी करेंसी डिवैल्यू हो सकती है, यानी हो जाएगी।
तो इस पर ध्यान देना है कि हाई इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म के लिए करेंसी को एप्रिसिएट करता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमारी करेंसी को डिवैल्यू भी करता है, वीक भी करता है इंटरेस्ट रेट पर। यह बात ध्यान रखिएगा। और लास्ट है हमारा पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज देखिए क्या है। अगर कोई देश की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है और वो डिसीजन ऐसा है यानी कि कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, तो वहां पे करेंसी उसकी एप्रिसिएट करेगी। लेकिन किसी देश की गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग है और इनवर्स डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, तो वो करेंसी वहां की वीकनेस हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ये कह दे आज के टाइम में कि हमारे यहां एक युद्ध जैसे हालात हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, वो बार बार गिर रही है, संभल रही है, उठ रही है, तो ओवरसीज वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा हमारे यहां से उठने लगेगा। और जब भरोसा उठने लगेगा तो हमारी करेंसी भी डिवैल्यूड होती रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इश्यूज को एकदम कम करना है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके, पॉजिटिव डिसीजन लेके और अच्छा डिसीजन लेके ही करेंसी को एप्रिसिएट किया जा सकता है। गलत डिसीजन पॉलिटिशियन के द्वारा हमारे यहां की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू को डिप्रिसिएट करती है। अब देखिए, अब दूसरा चीज, ये तो हमारा टॉपिक कवर हो गया फंडामेंटल रीजंस। अब टेक्निकल रीजन क्या है? किसी भी करेंसी को एप्रिसिएट या डिप्रिसिएट करने के लिए टेक्निकल क्या रीजन हो सकता है? टेक्निकल रीजन ये है कि जो कैपिटल का मूवमेंट होता है वो कहां से कहां होता है? लोअर यील्डिंग करेंसीज टू हायर यील्डिंग करेंसीज की तरफ होता है ना? तो कैपिटल जो होगा वो मूव कर जाएगा, जहां की करेंसी मजबूत होगी उधर वो चला जाएगा। आदमी कोई सामान वहीं पे बेचेगा जहां पे उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो कैपिटल का मूवमेंट हो जाता है लोअर यील्डिंग करेंसीज टू हायर यील्डिंग करेंसीज। ये टेक्निकल रीजन है और स्ट्रॉन्ग रीजन है। तीसरा जो हमारे पास रीजन है वो है स्पेक्यूलेशंस। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? इसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं सट्टेबाजी। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई करेंसी किसी देश की गिरने लगी, या फिर हो सकता है उसका कारण हो सकता है कि वहां की गवर्नमेंट पॉलिटिकल जो है वो कमजोर हो जाए, तो अगर वो करेंसी गिरने लगी तो लोग क्या करते हैं, फटाक से अपनी करेंसी जितने खरीदे होते हैं वो उसे बेच देते हैं तुरंत, और फिर तब तक बेच के रखते हैं जब तक वो ये एश्योर्ड न हो जाए कि अब करेंसी इसके बाद नहीं गिरेगी या फिर इसके बाद उठने वाली है। एक लिमिट ऐसा आएगा जहां पे स्टेबिलिटी हो जाएगी और उस स्टेबिलिटी के बाद वो करेंसी नीचे नहीं गिरेगी, और इसके बाद जब वो उठने लगेगी तो फिर वो स्पेक्युलेटर वहां पे जाके उस करेंसी को फिर से खरीदेगा। और सट्टेबाजी का मतलब ये हो गया कि ये उसका एक बिजनेस या पर्पस बना लेता है कि अब यहां की करेंसी डाउन हो रही है तो इसको बेच देना है, और नीचे चली गई फिर उससे प्रॉफिट कमाना है जब वो करेंसी ऊपर चली गई। ये एक एग्जाम्पल आप शेयर मार्केट में भी देखते होंगे कि जब कोई शेयर टूटने लगता है तो लोग बेच देते हैं, लेकिन जब वो लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है और लगता है कि अब ये शेयर फिर से बढ़ने वाला है तो लोग वहां पे वो शेयर खरीदने लगते हैं। तो ये आज का हमारा ये कवर हुआ
कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट्स। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है, सबसे पहले तो देखेंगे कि वो डील्स क्या होती हैं, कौन कौन सी डील्स हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में जो कि इंपॉर्टेंट डील्स होती हैं आने वाले टाइम, या न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डील्स के बारे में, और डील्स कैसे काम करता है ये भी समझते हैं। देखिए यहां पे हम लिखते हैं फॉरेक्स डील्स, और यहां पे लिखते हैं सेटलमेंट डेट। ठीक है, अगर फॉरेक्स डील हमारा रेडी या कैश में हो तो सेटलमेंट डेट जो होगा वो सेम डे हो जाएगा, यानी T+0 विदाउट एनी डिले ऑफ द डे, यानी सेम डे वो सेटलमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर रेडी के थ्रू कोई फॉरेक्स डील किया जाता है या कैश के थ्रू किया जाता है और 5 तारीख को किया जाता है किसी भी महीने के, तो वो 5 तारीख के उसी महीने के 5 तारीख को वो सेटल भी हो जाएगा डील। दूसरा टॉम, यानी कि इसको हम लोग टुमारो भी कहते हैं। टुमारो में क्या होता है कि जो डील होती है, ये डील टॉम डील, ये सेटल होती है नेक्स्ट वर्किंग डे को, यानी कि T+1 नेक्स्ट वर्किंग डे। यानी अगर 5 तारीख को डील होती है तो 6 तारीख को सेटलमेंट होगा। और उसके बाद आता है स्पॉट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरीवेयर जब तक कहीं कोई चीज मेंशन ना हो तो वो डील स्पॉट के बेसिस पे फाइनलाइज की जाती है। स्पॉट रेट आने वाले न्यूमेरिकल्स में इतने ज्यादा यूज होने वाले हैं कि आप देखिएगा, स्पॉट रेट ही डिसाइड करते हैं और अदर रेट्स को, यानी जो भी बहुत सारे, जब तक कहीं कोई मेंशन ना हो वहां पे स्पॉट रेट ही मेंशन किया जाता है। और स्पॉट रेट ही ऐसा रेट है जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है फॉरेक्स डील्स में। स्पॉट रेट में जो सेटलमेंट होता है वो होता है T+2 के बेसिस पे, T+2 यानी कि सेकेंड वर्किंग डे। यानी अगर 5 तारीख को कोई डील होती है तो सेटलमेंट कितने को होगा? 7 तारीख को। इससे कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। और इसके बाद हमारा होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है कि कोई भी डील अगर स्पॉट के बियॉन्ड किया जाता है तो वो होता है हमारा बियॉन्ड स्पॉट, तो उसको कहते हैं हम फॉरवर्ड रेट, यानी कि आफ्टर सेकेंड वर्किंग डे। ये 4 टर्म आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। अब इतनी चीजें हो गई। एक चीज और समझिए कि अगर कहीं पे एक नोमेनक्लेचर अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि 1 USD इज इक्वल टू 62.10/11 रुपीज, तो इसका मतलब है कि 1 USD विल बी बाइड एट 62.10 rupees and 1 USD will be sell at 62.11 rupees, यानी कि इतने में खरीदा जाएगा और इतने में सेल किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है,
क्योंकि आने वाले टाइम न्यूमेरिकल्स में ये चीज हमेशा यूज होने वाला है। तो ये आपने देखा कि 1 USD 62 पॉइंट जो पहले होता है उसमें बाई किया गया है और इसमें सेल किया गया है। इसके थोड़ा सा और भी आगे मैं चीजें बताऊंगा। अब देखिए फॉरवर्ड मार्जिन्स, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा फॉरवर्ड मार्जिन्स। फॉरवर्ड मार्जिन्स क्या होता है? फॉरवर्ड मार्जिन्स जो होता है ये क्या होता है? स्पॉट प्लस प्रीमियम ऑब्लिक माइनस डिस्काउंट। फॉरवर्ड, प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट। यानी कि अगर कोई करेंसी प्रीमियम में होगी तो स्पॉट में जोड़ देंगे और डिस्काउंट में होगी तो स्पॉट में माइनस कर देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। अगर ये करेंसी ऐसे लिखी हुई है 1 USD = 62.10/11, यानी कि अगर फर्स्ट वाला सेकेंड वाले से कम हो तो प्रीमियम और सेकेंड वाला फर्स्ट वाले से ज्यादा हो, सेकेंड वाला कम हो तो डिस्काउंट। कैसे वर्क करता है इसको बताते हैं थोड़ा सा। अगर देखिए एग्जांपल से समझते हैं जो बुक में दिया हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा दे देता है 1 USD = इतना और फिर दे देता है 1 मंथ प्रीमियम = 68 और 69, ऐसा ही लिखता है। ठीक है, तो 68 69 प्रीमियम लिखने का मतलब है कि प्रीमियम को 1 महीने बाद ऐड करना है स्पॉट में। अगर 1 मंथ फॉरवर्ड का अगर हमें पूछे कि वैल्यू कितनी होगी तो लिखेंगे आफ्टर 1 मंथ 1 USD जो बाई किया जाएगा वो 62.10 + 68 यानी 78 में बाई किया जाएगा और 1 USD = 62.11 और प्लस 69 कितना हो जाएगा? 80 में सेल किया जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रीमियम। ठीक है ना। और ऐसे ही अगर डिस्काउंट दिया हो तो इसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इस चीज को एलोबरेट करके अच्छे तरीके से बताएंगे कि प्रीमियम डिस्काउंट कैसे काम करता है और उससे न्यूमेरिकल्स जुड़े हुए कैसे बनाए जाते हैं। अभी थोड़ा सा आपको यह समझना है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट्स क्या होते हैं समझिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट्स। देखिए डायरेक्ट क्या होता है कि अगर होम करेंसी हमारी है ना चेंज कर रही हो और फॉरेन की करेंसी कांस्टेंट हो तो वो हमारा डायरेक्ट कोट होता है। जैसे हम लिखते हैं 1 USD = 68.10
इसका मतलब है कि ये जो लोकल करेंसी है यानी कि होम करेंसी जो है, डोमेस्टिक करेंसी जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये 6810 हो सकता है, 6820 हो सकता है, लेकिन कितने की बराबर? 1 USD के बराबर। इट विल ऑलवेज बी रिमेन कांस्टेंट। तो 1 USD इज इक्वल टू 68.10। ये डायरेक्ट कोट्स में ऐसे यूज किए जाते हैं। 1 USD इज इक्वल टू 78.50। ये डायरेक्ट कोट्स हैं। और इनडायरेक्ट कोट्स क्या होते हैं, इसमें मैं एक लाइन लिख देता हूं डायरेक्ट कोट्स में कि हियर फॉरेन करेंसी रिमेन्स कांस्टेंट while home currency changes। ठीक है ना, फॉरेन करेंसी कांस्टेंट हो। और अच्छा, इसमें नोट कर लीजिएगा कि इन इंडिया डायरेक्ट कोट्स आर यूज्ड। इंडिया में कौन सा कोट यूज होता है? डायरेक्ट कोट। अब इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? इनडायरेक्ट में क्या करते हैं कि इधर फॉरेन की करेंसी वेरिएबल होती है और होम करेंसी कांस्टेंट होता है। यानी कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम ये कर लें कि 100 रुपीज को फिक्स कर दें, 100 रुपीज इज इक्वल टू $1.49 या 100 रुपीज इज इक्वल टू कितना हम लिख देंगे? $1.46। तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट कोट्स। इनडायरेक्ट कोट्स में हमारा फॉरेन करेंसी, हियर फॉरेन करेंसी चेंजेस वाइल डोमेस्टिक या फिर वाइल होम करेंसी विल फिक्स्ड, यानी कि या कांस्टेंट। होम करेंसी कांस्टेंट हो और फॉरेन करेंसी चेंज हो रहा हो तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट कोट्स। और इंडिया में हमेशा डायरेक्ट कोट्स यूज किया जा रहा है। तो अभी इतना ही आज करते हैं। इसके बाद हम जल्दी से एक और वीडियो डालेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स, क्रॉस रेट्स और प्रीमियम डिस्काउंट्स के कुछ और नई बातें समझेंगे। और शायद ये इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट क्लास होगा। तो अच्छा है, अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बैंकर्स को कहाँ घर पे रहने को मिलता है। तो थैंक यू फॉर दिस लव, थैंक यू फॉर दिस एप्रिसिएशन। आप लोगों का सहयोग अगर इसी तरह से बनता रहेगा तो मैं आगे की वीडियो और बनाता रहूंगा। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।